जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। सीटीईटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग का भी सपना है फ्यूचर में शिक्षक बनना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखो क्योंकि दोस्तों सीटीईटी पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 दोस्तों, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा साथी यानी कि दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है दोस्तों, जो कि 30 क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो जितने भी सीरीट की तैयारी करने वाले होंगे, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और सीटेट की नियम है कि दोस्तों 70 से 80% दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देख के जाते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन पास कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला वही प्रीवियस ईयर का 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोग आगामी आने वाली 7 जुलाई के सीटेट की एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल नामक कौशलों का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे में मोती पिरोना। तो दोस्तों इसका आंसर जो आप लोगों को रह जाएगा तेज चलना, ठीक है। स्थूल मतलब क्या होता है? तेज चलना, ठीक है। तेज चलना स्थूल नामक कौशलों का उदाहरण है। गत्यात्मक कौशल मांसपेशियों के समुचित प्रयोग से होने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है। गत्यात्मक कौशल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जान लीजिए गत्यात्मक के बारे में। तो गत्यात्मक जो होता है ये आप लोग 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आप लोग का स्थूल, ठीक है। क्या होता है? स्थूल होता है गत्यात्मक कौशल, और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। यानी कि आप लोग का गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तेज चलना, एक पैर पर संतुलन बनाना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि सब स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। जबकि दोस्तों चित्र बनाना, सुई पकड़ना, धागे में मोती पिरोना आदि सब सूक्ष्म गत्यात्मक की। सूक्ष्म मतलब क्या? छोटे चीज़ों, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है? जटिल से सरल की ओर, या फिर सिर से पैर की ओर, या फिर केंद्र से बाएं की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आप लोग का केंद्र से बाएं की ओर, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाए। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास जो होता है केंद्र से बाएं की ओर चलता है, राइट। तो देखिए, विकास अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास का केंद्र बाएं से की ओर होता है, क्योंकि विकास के प्रारंभिक चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या फिर सूक्ष्म चालक कौशलों के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना प्रारंभ कर देता है। विकास से तात्पर्य अंगों को बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना वृद्धि से है। बाल विकास 2 दिशाओं में होता है, शीर्षगामी और अधोगामी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए, नेक्स्ट आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है? सामाजिकरण के कौन से द्वितीयक कारक है? ऑप्शन में दिया आप लोग को विद्यालय, किताब, मीडिया, माता पिता। तो सामाजिकरण के द्वितीय कारक ये आप लोग का हो जाएगा क्या? तो माता पिता, ठीक है। और जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, विद्यालय हो गया, किताब हो गया, मीडिया हो गया, पत्रिकाएं हो गया, पड़ोसी हो गए, ये सब सामाजिकरण का द्वितीय आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए था द्वितीय नहीं है, ठीक है, द्वितीय नहीं हो। देखिए, विद्यालय हो गया, किताब हो गया, मीडिया, ये सब तो द्वितीय है। बाद बाकी प्रथम की बात करते सामाजिकरण, तो ये आप लोग का माता पिता हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का द्वितीय कारक नहीं है? ये यहाँ पे प्रश्न लिखना चाहिए, ये माता पिता हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समाज में रहने के लिए, सीखने के लिए और मूल्य तथा मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। बालक के सामाजिकरण के 2 कारक विशेष रूप से भूमिका होती है, एक प्रथम कारक और दूसरा द्वितीय कारक। प्रथम कारक में अपना परिवार हो जाएगा, माता पिता। द्वितीय कारक में आसपास का जो होगा वही बताएं, विद्यालय, किताब, मीडिया, ये सब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, अच्छा ये फूट यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों को, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच विकसित हो जाती है?
तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगरात्मक सोच विकसित हो जाती है। जीन पियाजे ने विभिन्न आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और उसे विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में बांटने का काम किया। राइट। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? बताइए, जीन पियाजे ने अधिगम की यानी कि सीखने की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया? सीखने के लिए तत्परता या फिर नकारात्मक पुनर्बलन या फिर प्रतियोगी भावना या फिर कार्यात्मक स्थिरता? तो ये आप लोग को सीखने के लिए तत्परता पर ये जीन पियाजे ने अधिगम को ज़्यादा महत्व दिया। राइट, इसलिए हम लोग को फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया और अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदत और जैसे ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है जिनका सामान्य रूप से जीवन में होना आवश्यक है ना। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होते रहता है। सही बात है। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है। ठीक है, अमरजीत जो है ये नियमों की स्थिर मानती है ना, और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना ही चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोल्बेर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय की अवस्था में आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी या फिर अंतरीय उद्देश्य उन्मुखी या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी या फिर कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कानून और व्यवस्था उन्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, कक्षा में समूह कार्य के दौरान, देखिए कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पिछला काम होवे नहीं किया था, अगला जाके हम लोग क्या फ़ायदा। ठीक है, प्रश्न से संबंधित संकेत देने पर। सही बात है, अगर छात्र कोई प्रश्न को ढूंढ रहा है, ठीक है, और वो ढूंढ नहीं पा रहा है तो उसको हम लोग क्या संकेत देना है कि बाबू ऐसे करना है। ठीक है, उसको एक क्लू देना है, इसीलिए हम लोग का ये सही हो जाएगा। और फोर्थ में क्या दिया, अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। बिल्कुल रॉन्ग आंसर। वहाँ पे बच्चा वही प्रश्न को नहीं हल कर पा रहा है तो उसको और हार्ड कर देंगे तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग का थर्ड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वायोगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की? किसके लिए की थी बताइए? तो ये सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग के लिए किया था। ठीक है, जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों की प्रयोग की अनुशंसा की है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। वही जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास में आयु को आधार बनाकर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है और मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। राइट, नेक्स्ट है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? किसे देती है? अभिभावक को। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में किसको मतलब केंद्र किया जाना चाहिए? अध्यापक को,
अभिभावक को, अध्यापक या फिर परीक्षाएं को, तो ये बच्चा को, यानी कि चाइल्ड केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित ये आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग को फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को स्थान देती है। ठीक है, बच्चे को स्थान देती है, प्राथमिकता देती है। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर भिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे संभव हो सका कि शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषता पर ध्यान दे। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। राइट, जिसके लिए आप लोग को बाल मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं और मानसिक स्तर, रुचियों और योग्यताओं इत्यादि पर विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देनी चाहिए। प्रश्न का आप लोग फिर से ध्यान से पढ़िए। देखिए, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देनी चाहिए। स्थानिक, प्राकृतिक, संगीत क्या है, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। और विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही चीज़ को दे दिए उसको कॉपी करना नहीं, अनुसरण करने का आवश्यकता नहीं। चर्चा और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित, बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी चर्चा वाद विवाद नहीं करेंगे तो वो उनका जो मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं रहेगा। उसका वाद विवाद करने से मन जो रहता है, मानसिक रहता है, वो चंचल रहता है। राइट, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, है ना, सही बात है। ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों का, यानी अलग अलग विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का ग्रुप बनाना चाहिए, और जिससे सहयोगात्मक का भावना उत्पन्न होगा। राइट, और इससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो है इसमें छात्रों को छोटे छोटे समूह बांटकर निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल कर करना होता है। इस प्रकार छात्रों को स्वयं तो सीखना होता ही है, साथ ही समूह के अन्य छात्रों को अधिगम को भी देखना होता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का। देखिए, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, और जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, यानी कि जो पहले जो पुरानी पद्धति चल रहा है वही कर रहा है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा अवसर दे रहा। पहले इस तरह किया जाता है, यानी कि जो परंपरा चल रहा है वही अवसर दे रहा है, लेकिन एक शिक्षक को ऐसे अवसर नहीं देना चाहिए, है ना। सभी को समान नज़रों से, सभी को सम्मान देना चाहिए, चाहे कोई भी छात्र दिव्यांग हो, चाहे जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को समान नज़रों से एक शिक्षक को देना चाहिए। ठीक है, हम लोग का सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में आप लोग का दिया हुआ क्या, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए शिक्षार्थी वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए, बताइए। परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। राइट, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, सही बात है। सभी, वही तो बोल रहे हैं, सभी छात्रों के साथ सेम बर्ताव करने की आवश्यकता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने की आवश्यकता, और सभी लोग से उम्मीद करना है कि ये सफलता प्राप्त करें।
देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण कर किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो एक शिक्षक को कभी करना ही नहीं चाहिए, है ना। शिक्षार्थियों को मतलब शिक्षक को कभी भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कोई भी आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना। बिल्कुल गलत बात है ना, तो हम लोग का सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, बताइए। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के प्रारंभ में, सभी विद्यार्थियों के पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन ये आप लोग को पूरे, ठीक है, रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है ना, यानी कि सभी सत्र में जब सभी स्टूडेंट रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उस समय इसका आकलन किया जाता है, राइट। देखिए, और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी को संदर्भित करता है, ठीक है, और ये शिक्षण अधिगम में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो निगरानी करता है। मौखिक परीक्षण हो गया, उपख्यान हो, अभिलेख हो गया, टेस्ट आदि इसके उपकरण हैं। देखिए रचनात्मक आकलन शिक्षण के दौरान छात्रों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना है ना। रचनात्मक आकलन का मतलब है कि जो अभ्यर्थी हैं, है ना, अधिगम कर रहे हैं, उसमें उनमें क्या कठिनाई आ रहा, उनको हम लोग को दूर करने की आवश्यकता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करना है ना, छात्रों में क्या कमी रह गया उसको हम लोग सुधार करने की आवश्यकता है, एवं उनको प्रोत्साहित करना है, और छात्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उचित रणनीतियों के साथ छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का निदान करना है, और सही रणनीति लाके, सही समस्या का समाधान लाके विद्यार्थियों को समस्या का समाधान करना है ना, और पढ़ाई को आसान करना है, राइट। शिक्षण प्रक्रिया कमियों की पहचान करने आदि कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग को रचनात्मक आकलन के बारे में भी आप लोग को पता चल गया होगा। रचनात्मक आकलन के रिलेटेड अगर कोई प्रश्न देगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? कौन सा करेगा? तो देखिए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, ये करेगा? नहीं करेगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? नहीं करेगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिल्कुल रॉन्ग आंसर। और देखिए फोर्थ में दिया आप अपने शहर में पानी की कमी समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, है ना। देखिए यानी कि समालोचनात्मक यानी कि आपके मन में जो चिंतन एक प्रकार को उत्पन्न करना है ना, वही इसका मतलब समालोचनात्मक चिंतन सम्मोहित करेगा। कैसे? तो देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो इसका एक शब्द में आपका आंसर हो जाएगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? आपका एक शब्द में इसका आंसर हो जाएगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका एक शब्द आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत क्या है, आप अपने शहर में पानी की समस्या कमी का किस प्रकार सुलझाएंगे, तो इसमें आप लोग को लिखना होगा, इसमें आप लोग कुछ बताना होगा। एक शब्द में ये आपका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो 4 नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुनेंगे, प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। समालोचनात्मक चिंतन अभिक्षमता या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है, और यह तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना, है ना, यानी कि हम बैठे हुए हैं और कुछ चीज़ सोच रहे हैं, है ना, यानी कि बैठे बैठे कुछ चीज़ चिंतन कर रहे हैं, ये समालोचनात्मक है। अवलोकन करना और एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांच सम्मिलित करना, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा समालोचनात्मक क्या है। नेक्स्ट समावेशन की अवधारणा है, तो किसकी आवश्यकता है? देखिए समावेशन मतलब क्या, सभी का क्या बोलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना। चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म को हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी के साथ भेदभाव। समावेशन मतलब सभी का विकास, राइट। तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या था, विविधता और व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान। वही बोल रहे हैं, विविधता यानी अलग अलग व्यक्तिक चीज़ों के लिए सम्मान, यानी कि सभी को एक सम्मान देना, ठीक है। तो देखिए समावेशन की अवधारणा हेतु विविध
विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान होना आवश्यक है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, है ना। समावेशन का अर्थ ही होता है सभी का विकास जो होगा, जो भी शिक्षा दिया जाएगा एक ही साथ एक ही विद्यालय में दिया जाएगा। कक्षा में प्रत्येक बच्चा विशिष्ट ढंग से सीखता है। कक्षा एक छोटा सा समाज होता है जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे कि बुद्धिमान हो गया, सुस्त हो गया, भावनात्मक हो गया, प्रतिभाशाली हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, यानी कि सभी प्रकार के आप लोग को विद्यालय में अभ्यर्थी देखने को मिलता है। तो उन लोग के साथ हम लोग को भेदभाव नहीं करना है ना, किसी भी आधार में भेदभाव नहीं करना है। इसलिए हम लोग इस प्रश्न के आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करेगा? भावनात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रिया में, या फिर लिखित विषय वस्तु के बोध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखित विषय वस्तु के बोध में पठन वैकल्य ये आप लोग को चुनौती प्रस्तुत करेगा। ठीक है, देखिए पठन वैकल्य का लिखित विषय वस्तु जो कि बोध में चुनौती प्रस्तुत करता है, यह सीखने में विशेष तरह की कठिनाइयों की एक प्रकार है ना। पठन वैकल्य ये सीखने के एक प्रकार का क्या है, कठिनाई का प्रकार है, जो मुख्य रूप से ये पढ़ने और शब्दों की वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे ग्रसित बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह कई शब्दों की कुछ अक्षरों जैसे कि बी को डी लिख देगा, है ना, और इसमें यह अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तथा डिस्कैलेसिया से पीड़ित बच्चा जैसे सेव हो गया, है ना, इसको वो आज लिख देगा, वो इसको मतलब अंतर कर ही नहीं पाएगा। राइट, तो यही इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास देश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकता है। ठीक है, देखिए स्वलीनता एक विकार है। ठीक है, स्वलीनता ये क्या है, एक प्रकार का विकार है जो किसी व्यक्ति के संचार, स्वनियमन और सामाजिक अंतःक्रिया कौशल को बाधित करता है। इससे क्या होता है कि पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है, जैसे कि बुनियादी सामाजिक कौशल में गंभीर कमी होना, व्यवहार में दोहराव, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती आदि। लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति में सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी होता है, जिसका प्रयोग अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का दृष्टि बाधितता से विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए दृष्टि यानी कि जो आँख से जिसको दिखाई नहीं देता है, वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते समय किस चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए? श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु को मौखिक रूप से व्याख्या करना, जो कि ये देखिए दृष्टिबाधित तो उसको हम लोग श्यामपट में लिखने के बजाय हम लोग उसको मौखिक रूप से व्याख्या करनी, जिससे वो अंधा है तो वो देख तो नहीं पाएगा, वो सुन के उसको अधिगम कर सकता है। ठीक है, स्पर्शग्राही मानचित्र ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायक उपकरणों को प्रयोग की अनुमति देना, है ना, सहायक उपकरणों को, इससे भी हम लोग दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षण में मदद कर सकते हैं। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षा। ठीक है, सीखने के लिए हम लोग लिखित परीक्षा लेंगे तो वो जो दृष्टिबाधित है वो नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को अधिगम के लिए, आकलन के लिए लिखित परीक्षा उससे नहीं लेना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी के नहीं है ना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का कौन सा विशेषता नहीं वो बताना है आप लोग का। औसत से अधिक बुद्धि स्तर ये तो होगा, है ना। उच्च स्तरीय समस्या समाधान ये भी आप लोग को होगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो हाई लेवल के समस्या को भी समाधान कर लेते हैं, उनमें वो स्किल डेवलप हो जाता है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर अभिप्रेरणा ये भी उनमें रहता है। लेकिन जानकारी ग्रहण करने में धीमापन
ये जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण नहीं है। बाद बाकी आप लोगों को औसत से अधिक बुद्धि ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान ये भी है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा ये भी है। ठीक है, तो हम लोग का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता डेस परिप्रेक्ष्य और अधिगम डेस प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसका 21 नंबर का ऑप्शन जो होगा आप लोग का इन फर्स्ट नंबर ऑप्शन सी है नहीं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के वृद्धि बोधक, ठीक है, वृद्धि बोधक के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक आप लोग का अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता की वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सक्रिय अधिगम एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अधिगम प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी के द्वारा करती है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा को बाल केंद्रित बनाना चाहिए। सही बात है, और स्कूल में बाल केंद्रित से के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें सामाजिक गतिविधियों समूह कार्य आदि में शामिल करना चाहिए और उन्हें अपने विचारों को साझा करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए और उसके लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राइट, नेक्स्ट है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, उत्साह, आनंद, बोरियत। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरियत। देखिए यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा तो विद्यार्थी एकदम बोरियत फील करेगा, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए स्कूल अध्यापिका ऋचा, एक स्कूल अध्यापिका है ऋचा, अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए थी? प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंख्यात्मक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों में अवधारणा समझ को समुन्नत करने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंख्यात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवधारणात्मक समझ और अर्थ निर्माण प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्याप्त नहीं है कि बच्चे केवल विषय को याद रखते हैं, उसे समझना भी होगा। विद्यार्थियों गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों कक्षा में लंबे समय तक सक्रिय रखना चाहिए ताकि वे अपने अनुभवों से सीखें और अवधारणा को लंबे समय तक याद रखें। बच्चों को रटवाना नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझाना है हम लोग को। राइट, नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि विद्यार्थियों प्रतियोगिता की भावना हम लोग को आने ही नहीं देना है। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसलिए हम लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। इसके अंतर्गत आप लोग को छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन को भी शामिल करना होता है, जिसके द्वारा वे सीखते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रटकर सीखने, याद रखने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। ये कक्षाएं शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ और ज्ञान के निर्माण के रूप में देखती है। इसके अनुसार अधिगम को प्रतिदिन के संदर्भों से जोड़ना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। यदि कक्षा का परिवेश कैसा होना चाहिए? अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण या फिर ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, चीज़ों के बारे में उनमें उत्सुकता होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, वही कह रहा है।
देखिए, विद्यार्थियों में कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। यदि कक्षा का परिवेश अपने विचारों पर विमर्श, चिंतन और अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा समुन्नत करता है, शिक्षक को कक्षा को बाल केंद्रित बनाकर सभी शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक गतिविधियों और समूह कार्य में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का विद्यार्थियों की अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक है, उसी के आधार पे हम लोग को अधिगम किया जाना चाहिए बच्चों को। राइट, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में, देखिए समालोचनात्मक का फिर प्रश्न आ गया। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। विविध संदर्भों अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर या फिर अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके या फिर विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा विविध संदर्भों में अधिगम को अनुप्रयोग करके। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो समालोचनात्मक के बारे में बता दिए थे, है ना। नेक्स्ट है अधिगम की गति। अधिगम की गति कैसी होती है, पूरी तरह व्यक्तिगत कारक पर निर्भर होती है। क्या पूरी तरह व्यक्तिगत कारक पर अधिगम रहता है? बिल्कुल नहीं। पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर रहता है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत और वातावरण कारक पर दोनों से स्वतंत्र रहता है? ये भी बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों की परस्पर निर्भर, यानी कि वातावरण और व्यक्तिगत ये दोनों के परस्पर संबंध से ही ये अधिगम को गति दिया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट है विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं डेस क्या होना चाहिए। अनदेखी करके निरुत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, या फिर हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती, या फिर अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। राइट, यानी कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एवं लास्ट क्वेश्चन, देखिए किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय हम लोग किस बात से बचना चाहिए, तो ये संप्रतियों की विषय वस्तु को जानकारियों को असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, इससे हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आज यहाँ भी क्लास समाप्त होता है। ठीक है, और आप लोग को फिर से बोल रहे हैं, आप लोग के यहीं से ही आप लोग का 110% की गारंटी देते हैं। सारा प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो आप लोग एग्जाम से पहले देख लीजिए। ठीक है, आप लोग को एग्जाम तक दोस्तों रोज रेगुलर आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया जाएगा। आप लोग का निश्चित रूप से और 30 में 30 प्रश्न आप लोग का CDP में आएगा। ठीक है, 30 में 30 आप लोग हम गारंटी देते हैं। ठीक है, और बरसते आप लोग जितना बताया जाएगा उतना फॉलो करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी सीटेट की तैयारी करने कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।